अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं A2 केमिस्ट्री जो कि कोड 9701 है, वो है बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में। अब ये जो बॉर्न हेबर साइकिल होती है ना, ये आती है फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक में। और ये बच्चों को तब पढ़ाया जाता है जब उन्होंने लैटिस एंथैल्पी जो कि लैटिस एनर्जी भी कहते हैं कभी-कभी, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन और फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइज़ेशन एनर्जी, ये सारी चीज़ों का मतलब बिल्कुल सही से समझा हुआ होता है। तब जाके अगला स्टेप होता है बॉर्न हेबर साइकिल समझाना। So make sure you have learned all of these different types of enthalpies slash energies, and only then will you be able to understand the Born-Haber cycle. अब बॉर्न हेबर साइकिल कोई बड़ी चीज नहीं है। बॉर्न हेबर साइकिल जो है ना, वो सिंपली एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब आपने ओ लेवल में और एएस लेवल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स तो देखे हुए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का सिंपल क्लासिकल वाला एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें, तो वो इस तरीके का होगा कि जो रिएक्टेंट्स है विल हैव अ लोअर एनर्जी कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स व्हिच विल हैव अ हायर एनर्जी, एंड दिस हम्प essentially is the activation energy. The activation energy, if some of you have forgotten, is the minimum amount of energy which is required to initiate a chemical reaction. एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है। अगेन ये जो हम पे ये रिप्रेज़ेंट करता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो हो गया एक टाइप का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अ बॉर्न नेबर साइकिल इज़ अ डिफरेंट टाइप, लेकिन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ही है। मतलब अलग टाइप का है लेकिन उसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ही हम बोलते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, a Born-Haber cycle is only used for ionic solids। मतलब कि अगर मेरे पास आयोडीन है, मैं इसका बॉर्न-हेबर साइकिल नहीं बना सकता। लेकिन अगर मेरे पास एक आयोनिक सॉलिड है, तो मैं इसका बॉर्न-हेबर साइकिल बिल्कुल बना सकता हूँ। अब क्यों आयोनिक सॉलिड होना ज़रूरी है, वो हम आगे जाके देखेंगे। कुछ एग्ज़ाम्पल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड्स NaCl, Al2O3। अब a Born-Haber cycle is similar in concept to a Hess cycle। हमने ये देखा कि it is a different type of energy profile diagram and it is similar in concept to a Hess cycle। Hess cycle हमने AS लेवल में पढ़ी थी और वो क्या थी? Hess cycle फॉलो करती थी Hess लॉ को। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ Hess cycle। लेकिन Hess's लॉ को फॉलो करती थी ना, और बॉर्न-हेबर साइकिल भी Hess लॉ को ही फॉलो करता है। और वो क्या है Hess लॉ? Hess लॉ ये कहता है, पहले पढ़ते हैं। If a chemical reaction has two different chemical roots and both roots have the same starting and ending conditions, then the total enthalpy of both the roots is the same। इस बात को समझते हैं। अगर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसको पूरा करने के लिए 2 तरीके हैं, मतलब वे नंबर 1, तरीका नंबर 1 और फिर तरीका नंबर 2। मतलब सेम केमिकल रिएक्शन है लेकिन उसको अलग-अलग तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है। तो इफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ 2 डिफरेंट रूट्स और उन दोनों तरीकों में स्टार्टिंग कंडीशन और एंडिंग कंडीशन भी सेम है, मतलब जो रिएक्टेंट्स यूज़ किए हैं वो भी सेम है, जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो भी सेम है। तो स्टार्टिंग कंडीशन सेम, एंडिंग कंडीशन सेम, किन चीज़ों की? 2 अलग-अलग तरीकों की टू कंप्लीट अ केमिकल रिएक्शन। अगेन, इफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ 2 डिफरेंट रूट्स और दोनों रूट्स का सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग कंडीशन है, तो टोटल एंथैल्पी दोनों रूट्स की सेम है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास इधर Na+ एंड Cl- के गैसियस आयॉन्स हैं, जो कि रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड। ये क्या है? ये लैटिस एंथैल्पी है, जो कि मैंने लिखी हुई है। अब इस केमिकल रिएक्शन में या इस रूट में ये थे मेरे रिएक्टेंट्स जो कि गैसियस आयॉन्स थे, ये मेरी स्टार्टिंग कंडीशन थी और ये थी मेरी एंडिंग कंडीशन। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन को पूरा करने का एक और रूट भी है, जो कि ये वाला रूट है। अब ये रूट क्या कहता है? ये रूट ये कहता है कि ये जो गैसियस आयॉन्स हैं, इन गैसियस आयॉन्स का एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन करना। जिसकी वजह से क्या होगा? ये एक्वस आयॉन्स बन जाएँगे और फिर NaCl सॉलिड का एक्वस आयन्स करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे तो NaCl गैसियस आयॉन से NaCl सॉलिड जाना है, लेकिन ये एरो तो इस तरफ पॉइंट कर रहा है।
ये एरो सिर्फ रिएक्शन को पॉइंट कर रहा है, ये रूट नहीं है। रूट ये जो रेड मार्कर से हाइलाइटेड है, this is the reaction. This is the reaction, but this is the root. So, if I look at root number one, this was my reactants, aka the starting conditions. This was my ending condition. If I look at root number two, this was my starting condition and this was my ending condition. मतलब हेस लॉ के हिसाब से रूट नंबर वन और रूट नंबर टू की इंथैल्पी बिल्कुल इक्वल होगी, सेम होगी। यहाँ पे भी यही लॉ अप्लाई होता है, जो कि बॉर्न हेबर साइकिल में हम देखने वाले हैं। एक बॉर्न हेबर साइकिल का एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सोडियम ऑक्साइड सॉलिड है। अब बॉर्न हेबर साइकिल को बनाते कैसे हैं? कुछ-कुछ क्वेश्चंस में जो स्ट्रक्चर है, वो आपको बना के दिया होगा एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन कुछ केसेस में पूरी की पूरी बॉर्न हेबर साइकिल आपको बनानी होगी। अब ये बनती कैसे? ये बनती ऐसे कि सबसे पहले आपने इधर एक बॉक्स बना देना। स्टेप नंबर 1। क्या था स्टेप नंबर 1? यहाँ पे एक बॉक्स बना देना है, बना लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सीधी लाइन बनानी है और इसको लेबल कर देना है एज़ एनर्जी। तो हमने पहले बॉक्स बनाया, फिर उसके बाद हमने एक सीधी लाइन बनाई और उसको एनर्जी लेबल कर दिया बिकॉज़ दिस इज़ शोइंग द वाई एक्सिस बीइंग एनर्जी। अच्छा, फिर क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे आयोनिक सॉलिड को लिखेंगे, जो कि Na2O है इन दिस केस। अब मैंने बोला था कि बॉन्ड हेबर साइकिल फॉलो करती है हेस लॉ, जो कि कहती है कि एक केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए दो रूट होने चाहिए। इस पूरे बॉन्ड हेबर साइकिल में जिसको हम बनाना सीखेंगे, सबसे पहले तो ये समझते हैं ना कि इसमें दो रूट आए कहाँ से। पहला रूट होगा ये, किसी भी बॉन्ड हेबर साइकिल में सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी और वो है आयोनिक सॉलिड। बाकी ये सारी चीजें एक ही रहेंगी, एक ही रहेंगी। रूट भी सेम रहेंगे, सिर्फ आयोनिक सॉलिड और ये वेरिएबल्स जो हैं ये चेंज करते जाएंगे। अच्छा, अब पहला रूट होगा ये, जो कि है टू गो फ्रॉम द एलिमेंट्स विच आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड टू द आयोनिक सॉलिड। आई रिपीट, पहला रूट होगा ये वाला। इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हैं? एलिमेंट्स हैं और ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स मतलब अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे हूँ और 1 एटीएम का प्रेशर रखूँ, तो इन ये वाले जो एलिमेंट्स हैं किस स्टेट में होंगे? तो वो होती है उन एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट्स। सोडियम के लिए सॉलिड है, ऑक्सीजन के लिए गैस है, तो एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स जो कि रिएक्ट करते हैं आयोनिक सॉलिड बनाने के लिए। इसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ये हमेशा सबसे पहला रूट होगा। तो फिर दूसरा रूट क्या होगा? दूसरा रूट ये वाला होगा। दिस विल बी द सेकंड रूट। अब पहले रूट की ज़रा स्टार्टिंग कंडीशन देखते हैं। ये रही। पहले रूट की एंडिंग कंडीशन ये रही। अब इसको दिमाग में रखना। दूसरा रूट जो था ये वाला, उसकी स्टार्टिंग कंडीशन ये रही और उसकी एंडिंग कंडीशन ये रही। मतलब अगर हम एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन को देखें या हम ये सारी चीज़ों को ऐड करके देखें, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ों का एडिशन बराबर हो। एंड दिस इज़ हाउ वी यूज़ द बॉन्ड-हेबर साइकिल। तो अब बॉन्ड-हेबर साइकिल को बनाने के लिए एक सिंपल रूल दिमाग में रखना है और वो क्या? वो रूल है ये। अब ये रूल कहता है क्या है? ये रूल कहता है कि अगर मुझे किसी भी स्पीशीज़, ये स्पीशीज़, दिस, कोई भी स्पीशीज़ हो, किसी भी स्पीशीज़ में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है या मुझे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, तो वो स्पीशीज़ गैसियस स्टेट में प्रेज़ेंट होनी चाहिए। सिंपल एज़ दैट। आई रिपीट, इस बॉन्ड-हेबर साइकिल को बनाने के लिए एक रूल आपके दिमाग में होना चाहिए और वो ये कि अगर मेरे पास कोई भी स्पीशीज़ है और उस स्पीशीज़ में से मुझे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है या मुझे इलेक्ट्रॉन्स उस स्पीशीज़ में ऐड करने हैं, तो उस स्पीशीज़ को गैसियस स्टेट में होना ज़रूरी है। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ये सोडियम सॉलिड है और फिर ये Na+ सॉलिड बन गया। मैं ऐसे नहीं कह सकता क्योंकि सोडियम पहले सॉलिड फॉर्म में था। सोडियम नीड्स टू बी इन अ गैसियस फॉर्म अगर मुझे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। क्योंकि मेटल है तो हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की बात करेंगे, ऐड करने की नहीं। जो भी केस हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो, जो भी स्पीशीज़ हो,
add electron or remove electron, you need for it to be present in a gaseous state. अच्छा, अब हमें करना ये है कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। अब मुझे इसको लैटिस एंथैल्पी के फॉर्म में लाना है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मतलब जब मैं कहता हूँ कि मुझे इसको लैटिस एंथैल्पी के फॉर्म में लाना है, इस बात का मतलब क्या है? ये एरो देखो, ये जा कहाँ से रहा है? ये लैटिस एंथैल्पी का एरो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या थी? 1 mole of ionic solid is formed when gaseous ions react together. 1 mole of ionic solid is formed when gaseous ions react together. When gaseous ions, तो इसमें दो चीजें, सबसे पहले तो गैसियस होना चाहिए तो, और दूसरी चीज आयन्स होने चाहिए। मेरे पास तो है अभी, इस सब को छोड़ दो, मेरे पास अभी ये है और मुझे जाना है यहाँ तक। तो अब मैं ये कैसे करूंगा? सबसे पहले तो मैं कंपेयर करता हूँ ना, यहाँ पे मेरे पास सोडियम है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सोडियम आयन है। इसका मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले इसको गैसीय स्टेट में करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गई सोडियम की बात। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीजन यहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्साइड आयन है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, लेकिन उससे पहले इसको गैसीय स्टेट में करना पड़ेगा। तो मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर वी विल डील विद ऑक्सीजन कि इसको गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करेंगे और इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। अब जब मैं कहता हूँ कि ये गैसीय स्टेट में होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि उस स्पीशीज पर एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन करनी पड़ेगी। इस बात का मतलब समझते हैं। मेरे पास ये सॉलिड में था, मुझे इसको गैसियस में करना है, जो कि मेरा रूल मुझे बताता है कि मुझे करना पड़ेगा अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड या रिमूव करना है। सवाल ये है, इसको गैसियस स्टेट में मैं करूँ कैसे? एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन के जरिए। What do you mean by the enthalpy change of atomization? Is when one mole of gaseous atoms are formed from its constituent elements under standard conditions. I repeat, enthalpy change of atomization is when one mole of gaseous atoms, तीन चीजें इसमें, वन मोल, पहला तो एक मोल होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए और एटम्स होने चाहिए। वन मोल ऑफ गैसियस एटम्स आर फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जैसे अगर ये सोडियम है तो ये सोडियम से ही बना होना चाहिए, सिंपल एज दैट। लेकिन मैंने तो यहाँ पे वन मोल बोला था एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन की मीनिंग में, लेकिन यहाँ तो टू मोल्स हैं, तो मैं सिंपली एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन को मल्टीप्लाई बाय टू कर दूंगा। ये मैंने सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं अपना काम कर सकता हूँ, जो कि है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाना। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास 2Na प्लस है। मेरे पास 2Na प्लस है। 2Na प्लस का मतलब क्या होता है? 2Na प्लस का मतलब होता है टू मोल्स आई हैव टू मोल्स ऑफ सोडियम आयन्स I have 2 moles of sodium ions with a +1 चार्ज। मतलब मेरे पास 1 मोल सोडियम आयन का +1 चार्ज है, फिर मेरे पास एक और मोल सोडियम आयन का +1 चार्ज है। मतलब कहीं भी +2 नहीं आया, कहीं भी हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे लिखते अगर यहाँ पे 1Na+ होता, क्योंकि सिर्फ एक ही सोडियम आयन ने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके 1 मोल ऑफ सोडियम आयन बनाया। आई रिपीट, हम यहाँ पे आयोनाइज़ेशन एनर्जी को मल्टीप्लाई बाय 1 कब लिखते? जब यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोडियम आयन फॉर्म होता, बिकॉज़ 1 मोल ऑफ सोडियम हैज़ लॉस्ट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 mole of sodium has lost 2 mole of electron to form 2 mole of sodium ions with a +1 charge। तो आयनाइजेशन एनर्जी तो फर्स्ट ही हो रही है, लेकिन 2 बार हो रही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, या तो इन अदर वर्ड्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया।
यहाँ तक सही है? अब हमने ये समझ लिया, ये समझ लिया और ये भी समझ लिया। अब यहाँ पे ये तो गैसीय स्टेट में है, तो क्या इसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइज़ेशन करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एटम्स की फॉर्म में नहीं है। अब मैंने बिल्कुल ये बोला था कि किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करवाना है, गेन कराना है तो गैसीय स्टेट में होना चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द कंडीशंस। दूसरी कंडीशन ये कि वो अपने एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वो एटम्स की फॉर्म में होना चाहिए। अब इसने एक कंडीशन तो पूरी कर ली कि ये गैसीय स्टेट में है। दूसरी कंडीशन पूरी नहीं की कि ये एटम्स की फॉर्म में हो, ये अभी एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। तो अब हम एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइज़ेशन करेंगे और यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स फॉर्म हो गए। अब क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइज़ेशन की वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 करने की यहाँ पे गलती मत करिएगा। अगली चीज़, मैंने इसको अब मैं सोडियम के साथ तो डील कर लिया, इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए। यही 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने अब ऑक्सीजन में ऐड करवाने हैं। तो अब मैं क्या करूँगा? ओ गैस से ये जाएगा ओ माइनस गैस में, ये हो गई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सॉरी, और फिर ओ माइनस गैस से O2 माइनस गैस में जाएगा जो कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। और ये हो गई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो मैंने क्या किया, एक साथ ही लिख दिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और डायरेक्टली O से O2 माइनस बना दिया। अब आप इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा कि O से O माइनस फिर O माइनस से O2 माइनस, लेकिन ये जगह ज़्यादा लेगा। तो मैंने एक साथ ही दोनों इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को लिख दिया और O से O2 माइनस में डायरेक्टली चला गया। अब मैं गैसियस आयॉन्स की फॉर्म में आ गया और जब मैं अब इनको रिएक्ट करवाता हूँ और 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड फॉर्म होता है, तो ये कहलाया जाता है लैटिस एंथैल्पी। अब इसमें सवाल किस तरीके के आते हैं? सवाल इस तरीके के आते हैं कि भाई कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू ऑफ द लैटिस एंथैल्पी। तो ये तो बहुत सिंपल है। मैं सिंपल यहाँ पे हेस लॉ यूज़ करूँगा। मैं पहले ये समझूँगा कि दोनों रूट्स कौन से हैं मेरे। दिस इज़ रूट नंबर 1, दिस इज़ रूट नंबर 2। रूट नंबर 1, रूट नंबर 2। सो मैं उनको बोलूँगा कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज़ इक्वल टू जो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है ये क्या है? ये रूट 1 है। रूट 1 इज़ इक्वल टू रूट 2। रूट 2 क्या था? एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइज़ेशन ऑफ सोडियम को टाइम्स 2 करना था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस आयोनाइज़ेशन एनर्जी ऑफ सोडियम को टाइम्स 2 करना था। उसके बाद एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइज़ेशन ऑफ ऑक्सीजन करना था। उसके बाद प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन करना था, प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन करना था, प्लस लैटिस एंथैल्पी करना था। अब मेरे पास जो डेटा दिया हुआ होगा, उसमें इसकी वैल्यू दी हुई होगी, इसकी दी हुई होगी, इसकी और इसकी। जब सारी वैल्यू दी हुई होंगी, ये मिसिंग वैल्यू होगी, मैं इक्वेशन को रीअरेंज करूँगा और मैं लैटिस एंथैल्पी को निकाल लूँगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लैटिस एंथैल्पी ढूँढनी हो, कभी-कभी एटमाइज़ेशन की वैल्यू ढूँढनी होती है, कभी-कभी फॉर्मेशन की भी वैल्यू ढूँढनी होती है, तो ये डिपेंड करता है सवाल किस तरीके से आएगा, लेकिन दिस इज़ द मेथड ऑफ हाउ वी सॉल्व इट। फर्स्ट, we create a box, then we create the y-axis to show the energy being on the y-axis. Then we draw root 1, which is the enthalpy change of formation, which is the ionic solid being formed from its constituent elements. अब आपको समझ आया कि ionic solid ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम ionic solid यूज़ करेंगे तभी लैटिस enthalpy का कंसेप्ट आएगा एंड तभी हम ये लाइन बना सकते हैं. This is why in Born-Haber cycle only ionic solids are used. अगली चीज़ फिर हम रूट नंबर 2 पे काम करेंगे, जो कि है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से इनको गैसियस आयन्स तक पहुँचाना। एंड ज़ाहिर-सी बात है गैसियस आयन्स तक पहुँचाना है, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करवाने हैं, जिसके लिए पहले एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइज़ेशन करनी है। सिंपल है दैट। अच्छा, अगर कोई जिसमें कन्फ्यूज़ हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना हो या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना हो, तो स्पीशीज़ मस्ट बी इन अ गैसियस स्टेट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक ही रूल है। जो मैं दूसरा कह रहा था उसको आप छोड़ दें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप उसको छोड़ दें। आप एक ही याद रखें, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है, जो भी करना है स्पीशीज़ को गैसीय स्टेट में लाना है। अब जैसे ऑक्सीजन का एग्ज़ाम्पल था, वो तो गैसीय स्टेट में था।
लेकिन मैंने फिर से क्यों एटमाइज़ेशन की? वो इसीलिए क्योंकि आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे गैसियस आयॉन्स थे। गैसियस आयॉन्स थे। अब यहाँ पे O2 2 माइनस तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे O2 माइनस लिखा हुआ। मतलब इट इज़ ऑलरेडी एटम की फॉर्म में। तो इसका मतलब मुझे इसको एटम की फॉर्म में भी लाना है और मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करवाने हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कर दी, लेकिन एटम की फॉर्म में लाने के लिए मैंने एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइज़ेशन कर दी। That is it for bond cycle. If you have any questions, feel free to comment in the comment section and subscribe for more. Thank you.